एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सबसे पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का ये पहला वीडियो रहा मेरी तरफ से। शॉर्ट्स तो खैर कई बना दिए, लेकिन ये पहला वीडियो था। होप सो कि भी आप सब बढ़िया ही एक्ट प्ले कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमारे पास दो टर्म्स आता है। एक टर्म होता है फ्रॉड, दूसरा टर्म आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया हुआ है। एक्ट क्या कह रहा है उसको डिस्कस करने से पहले एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको जब एक्ट पढ़ने को मिलेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लीजिए आप मार्केटिंग करने गए। ऑब्वियस है, हम सब मार्केटिंग करते हैं। आप फ्रूट सब्जी वगैरह लेने जाते हैं। हमने एक रेडी वाले को अप्रोच किया। मैंने रेडी वाले से पूछा कि भाई ये संतरे कैसे हैं, संतरे मीठे हैं? सामने वाले को अगर ये पता है कि ये खट्टे हैं और वो ये कहता है ये गुड़ की तरह मीठे हैं, तो इसका मतलब उसका इंटेंशन डिसीव करने का था। इसका मतलब उसका इंटेंशन फ्रॉड कमिट करने का था। वहीं पे अगर शॉपकीपर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये मीठे हैं या खट्टे हैं या फोके हैं, वो ये कह देता है ये मीठे हैं, तो ये पॉजिटिव असर्शन है। तो ये जो हुआ ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। दोनों केसेस में एक चीज का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए दोनों ही सूरत में हमने स्टेटमेंट तो दे दिया भाई मीठे हैं, अगर सामने वाला ने उसको परचेज ही नहीं किया, ना तो ये फ्रॉड रहेगा ना ये मिस रिप्रेजेंटेशन। वो कैसे? मान लीजिए जैसे मैंने ही पूछा सामने वाले से कि ये संतरे कैसे है, उसने कहा मीठा है। मैं पूछ के आगे चल दिया, मैंने उससे परचेज ही नहीं करा, तब ना तो ये फ्रॉड होगा ना ही ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरीके से मैंने उससे पूछा ये संतरे कैसे हैं, उसको पता था कि ये, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये मीठे हैं कि खट्टे हैं क्या है। उसने कहा मीठे हैं, और मैंने तब भी उसकी शॉप से नहीं परचेज किया। तब उसका स्टेटमेंट देना किसी भी तरीके है, किसी भी एंगल से मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। उसका इंटेंशन डिसीव करने का तो था, लेकिन वो डिसीव होता कैसे? जब मैं डिसीव हो जाती, यानी अगर मैं उसको खरीद लेती, उसमें इन्वेस्ट कर देती, तब या तो ये फ्रॉड होता, तब या ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता। होप सो कि एक सिंपल से एग्जांपल से आपको फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है। कहता है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, कहता है और बातों को इंक्लूड कर रहा है। क्या? एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट, यानी वो बंदा खुद कर रहा है या उसका एजेंट या उसके हेल्प के द्वारा कोई बंदा काम कर रहा है। विद द इंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, उसका इंटेंशन, उसका इंटेंट डिसीव करने का है किसी तीसरे बंदे को या उसके एजेंट को, ताकि वो इंड्यूस कर सके और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा सके। अगर तो ये एसेंशियल्स पूरे बैठ रहे हैं, तब ये सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्रॉड माना जाएगा। आगे कहते हैं द सजेशन as to fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। उस बंदे का सजेशन है, उसको पता है ये चीज सही नहीं है, वो तब भी ये स्टेटमेंट दे रहा है। उसको पता है, उसे क्लियर कट मालूम है कि ये जो मैं सजेशन उसको दे रहा हूं, ये क्लियर कि ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड यहाँ पे बात करता है एक्टिव कंसीलमेंट का। यहाँ पर हमें पहले सिंपल कंसीलमेंट वर्ड को समझना पड़ेगा, तब हम एक्टिव कंसीलमेंट को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए ए ने एक घोड़ा बी को बेचना है और ए को पता है ये घोड़ा अनसाउंड है। ए ने पूरी कोशिश करी कि इस चीज की जानकारी बी तक किसी कीमत पर ना लगे। अगर बी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गया तो जो उसका अनसाउंड घोड़ा है वो बिक नहीं पाएगा। नाउ इस केस में क्या है? दिस इज एक्टिव कंसीलमेंट, यानी आपने एक्टिवली कंसील करने की पूरी कोशिश करी। अब वहीं पे टर्म आता है कि सिंपल कंसीलमेंट का क्या मतलब है। बात दोनों में सेम ही है। कंसीलमेंट का सिंपल मतलब आता है छुपाना,
और एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब है आपने पूरी तरीके से कोशिश करी कि ये चीज उस तक ना पहुंचे। अब कंसीलमेंट का सिंपल मतलब ले लो, जैसे कि मान लो ए को पता है कि ये घोड़ा अनसाउंड है और इसने बी को उसको सेल कर दिया। इसने इस फैक्ट को कंसील किया कि भाई मेरा घोड़ा अनसाउंड है। पहले वाले सिचुएशन में क्या था, ए ने पूरी कोशिश करी कि ये जो घोड़ा अनसाउंड है बी तक इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत तक ना पहुंचे। वहीं पे सेकंड इलस्ट्रेशन में क्या था, ए को पता है कि उसका घोड़ा अनसाउंड है, लेकिन उसने इस चीज की जानकारी उसको नहीं थी, उसने सिर्फ इस फैक्ट को कंसील किया कि मेरा घोड़ा अनसाउंड है। सेकंड पॉइंट कहता है एक्टिव कंसीलमेंट एक फैक्ट का जिसका आपको नॉलेज है या उस फैक्ट का बिलीफ है कि ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको मैं एक्टिवली कंसील करके देना है मुझे। थर्डली कहता है एक ऐसा प्रॉमिस जिसका आपको परफॉर्म करने का इंटेंशन है ही नहीं। आपने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन आप यहां डैम श्योर थे कि आपको वो प्रॉमिस पूरा ही नहीं करना। फोर्थ, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई और एक्ट जिसको आपको डिसीव करना है। पांचवा कहता है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, इनके अलावा अगर लॉ कहता है तो फिर उसको हम फ्रॉडुलेंट मानेंगे। वहीं पे एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नोट को कैरी करता है, मेयर साइलेंस, मात्र आप चुप रहे तब क्या, अगर आप मात्र चुप रहे तब ये फ्रॉड नहीं है। वो कैसे, आपने संतरे वाले से पूछा कि भाई ये संतरा कैसा है, मीठा है खट्टा है क्या है, वो चुप रहा, ना उसने बोला मीठा ना उसने बोला खट्टा, ये फ्रॉड नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मेयर साइलेंट रहा। लेकिन यहां पर कहा साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड हो जाएगा, पहला अगर आपकी ड्यूटी थी बोलने की आपने नहीं बोला तब ये फ्रॉड है। सेकेंडली बात करता है अगर आपका साइलेंस इक्विवेलेंट है स्पीच के, यानी आपका चुप रहना ही स्पीच के बराबर जा रहा है, तब ये फ्रॉड है। अब हम यहाँ पे कुछ केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला केस हमारे पास है रामबाई वर्सेस एलआईसी का। ये जो केस है 1981 का है और यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्सन था जिसकी उम्र अबव 60 इयर्स था। इस बंदे को इंश्योरेंस लेना था और इस बंदे ने स्टेटमेंट दिया कि भाई मेरी उम्र 48 इयर्स है और मुझे आप इंश्योरेंस दे दीजिए। अब यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए इस बंदे ने जानबूझकर झूठ बोला, यानी कि एक्टिव कंसीलमेंट किया कि उसकी एज 60 इयर्स नहीं है, इट इज 40 इयर्स। इंटेंशन क्या था, डिसीव करने का। बदला में क्या चाहिए था उसे, इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब एलआईसी के साथ ये किसी तरीके का एग्रीमेंट करना चाहता था, इसीलिए जब मामला कोर्ट में गया कोर्ट ने कहा ये फ्रॉड है। और कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि भाई ये इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड कर सकता है। वहीं पे हमारे पास एक और केस आ जाता है जो कि है एडिंगटन वर्सेस फ्रिज मोराइस का। इस केस में क्या हुआ, कंपनी एक ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में चल रहा था और इनको फंड्स चाहिए थे एक्चुअली में अपने लायबिलिटीज को उतारने के लिए। लेकिन इन्होंने एक डिपेंचर्स इशू कर दिया और डिपेंचर्स को इशू करने के टाइम पे इन्होंने ये कहा कि हमें ये फंड यहाँ पर कंपनी की डेवलपमेंट के लिए चाहिए और कुछ एसेट्स परचेज करना है और कुछ बिल्डिंग का कंप्लीशन की तरफ जाना है। बाद में जब पता चला तो कोर्ट ने कहा ये फ्रॉड है। क्यों, क्योंकि आपका मकसद इनमें से किसी भी चीज को करने का नहीं था लेकिन आपको अपनी लायबिलिटी को उतारने का था, तो कोर्ट ने कहा दिस इज फ्रॉड। अब यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट को हम एक और केस के साथ समझ लेते हैं। केस है हमारा 1976 का, श्री कृष्णन वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। श्री कृष्णन जो थे एलएलबी के स्टूडेंट थे और इनके पहले साल में अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है और उसके बावजूद भी इनको एग्जाम में बैठने दिया और जब ये फाइनल ईयर में आ गए, यानी कि ऐसे चलता रहा, जो यूनिवर्सिटी वाले थे उन्होंने स्क्रूटनाइज नहीं किया कि भाई इसका अटेंडेंस शॉर्ट है क्या है। अब जब ये फाइनल ईयर में आ गए तो इनको यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने एग्जाम में बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भी ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द अटेंडेंस आप अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। बंदा एलएलबी था, भाई लॉ वाला ही बंदा है।
ये बंदे ने कोर्ट को अप्रोच कर दिया, कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने कहा ये फ्रॉड नहीं है। ये फ्रॉड क्यों नहीं है? इनका अटेंडेंस शॉर्ट है, इस चीज की जानकारी देना इनका काम नहीं है। इनका बायोडाटा सब कुछ आपके पास था, ये अथॉरिटीज आपके हाथ में थी, ये स्क्रूटनाइज करने का काम आपका बनता है यूनिवर्सिटी वालों का। आप देखें कि किस बच्चे का अटेंडेंस पूरा है या किसका नहीं है। ये इस स्टूडेंट का काम नहीं बनता कि वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिख कर चले कि जी मेरा अटेंडेंस शॉर्ट है, वो क्यों लिख कर दे। तो श्री कृष्णन के केस में उनको रिलीफ मिला, कोर्ट ने कहा यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि इस बंदे ने फ्रॉड किया। फ्रॉड क्या किया कि भैया अटेंडेंस शॉर्ट है तो आपको बताना चाहिए था, वो क्यों बताएगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे श्री कृष्णन साहब को रिलीफ ग्रांट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट यूबिरिमर फिडिस का आता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, एक टर्म आ जाता है। जो भी जब आप, इसका मतलब ये आ जाता है जब हम लोग कोई पॉलिसी खरीदते हैं, और हमने भी देखा जब हम लोग कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो उसमें साफ साफ आ जाता है कि आपका कोई पहले से कोई डिजीज तो नहीं है जिसकी इंफॉर्मेशन एक पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी वालों के पास होना चाहिए। तो पॉलिसी वाले जो है वो डिसाइड करे कि पॉलिसी हमें इन होल्डर को देना है या नहीं देना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूबिरिमा फिडिस का मतलब आता है कि भी अटमोस्ट गुड फेथ आपको मेंटेन करना है। ये हमारा एलआईसी के टर्म पे आता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई रेलेवेंसी, यानी आपको कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है कि ये है या ये नहीं है या मेरा सामान खराब है, आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन आ जाता है कि जैसे कि एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस में अगर हम जाते हैं तो यू आर सपोज टू मेंटेन दैट कि भी आपको जितनी भी जानकारी है आप वो जानकारी जो है अपने पॉलिसी वालों को देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाता है कि जैसे कि रॉन्गफुल इंटेंशन होना चाहिए। जब हम लोगों ने कहा सबसे पहला एसेंशियल आ जाता है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई फॉल्स स्टेटमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड आ जाता है कि रॉन्गफुल इंटेंशन होना चाहिए। यहीं पर डेरी वर्सेस पीक का केस आ जाता है। डेरी वर्सेस पीक के केस में क्या हुआ, कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिपेंचर्स इशू किया, रादर प्रोस्पेक्टस इशू किया, जिसके अंदर वो ये चाहते थे कि भी जो अथॉरिटीज है वो ट्राम वेज से अपना रन करेंगे, ना कि एनिमल के द्वारा से उनका ट्राम वेज नहीं चलने वाला है। अब इनको ये जो स्टेटमेंट जब इन्होंने रिलीज करा, इनका मकसद ये था कि भी इनको पीछे से जो डायरेक्टर्स है इनको सैंक्शन दे देंगे, और जब सैंक्शन मिल जाएगा तो फिर ये ट्रैम्बे जो है अपना चलाएंगे उसके साथ। लेकिन यहाँ पे इनको सैंक्शन मिला नहीं, और जो बोर्ड ऑफ ट्रेड थे इनको मना कर दिया। अब जब बोर्ड ऑफ ट्रेड वालों ने इनको मना कर दिया तो अब जिन जो इनका कंपनी बनी उसे वाउंड अप करना पड़ा, और जो भी रिस्पोंडेंट से जिन्होंने इन पे इन्वेस्ट किया इस चीज पे रिलाई करते हुए कि ट्रामवेज को ये लोग स्टीम या मैकेनिकल पावर से चलाएंगे, ना कि एनिमल पावर से। अब उन्होंने इनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। केस करा, इन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। मामला जब कोर्ट में चलता रहा तो कोर्ट में आया कि भी इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया वो पॉजिटिव असर्शन था। इनका स्टेटमेंट देने के पीछे मकसद ये था कि इनको 100% इस बात की एश्योरिटी थी कि इनको अप्रूवल, इनको सैंक्शन बोर्ड ऑफ ट्रेड से मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं। तो इन्होंने, कोर्ट ने कहा ये फ्रॉड तो नहीं है, पर यस ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन जरूर हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, बात समझने का ये आता है कि चाहे कॉर्जन हो, चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, इसका रेप्रिकेशन क्या है, यानी कि इसका असर क्या होगा। मान लीजिए अगर किसी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, किसी के साथ कॉर्जन हुआ, किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है या मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो दूसरी वाली पार्टी के पास क्या ऑप्शन है। वहीं पे सेक्शन 19 आ जाता है। तो सेक्शन 19 कहता है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। यहाँ पर इन चार चीजों का नाम है कॉर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, सामने वाले की मर्जी है, ये स्टेटमेंट जो हुआ ये वॉइडेबल में चला जाएगा। सामने वाले की मर्जी है, अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट चलाना है तो कॉन्ट्रैक्ट चला ले, उसे वैलिड बना ले। अगर वो कहता है कि नहीं भैया मेरे को तो काम ही नहीं करना अब इसके साथ, क्योंकि इसने मेरे साथ तो फ्रॉड किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, नहीं फ्रॉड किया है, कॉर्जन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मैं तो काम ही नहीं करूंगा इसके साथ, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर कोर्ट से करवा सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो मजेदार लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।